नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम रूबरू में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक खास शख्सियत से। और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट आरती तुनाग। आज रूबरू में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व से जिनका जीवन कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है, जो एक ऑथर, एजुकेशनिस्ट और एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो शिक्षा क्षेत्र के अग्रणी और समाज सेवा में सक्रिय व्यक्ति हैं। उनकी प्रेरक बातें और जीवन के अनुभवों से कई लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में प्रेरित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं फेमस मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर शंकर गोयनका की, जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज रूबरू में हम जानेंगे डॉक्टर शंकर गोयनका के जीवन के कुछ अनछुए पहलू, उनके अनुभव और उनके दृष्टिकोण के बारे में। स्वागत है गोयनका जी आपका हमारे चैनल एनबीसी भारत में। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। गोयनका जी, आप एक बिजनेस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अपने परिवार के सालों से चले आ रहे बिजनेस से हटकर आपने बेहद अलग क्षेत्र चुना और उसमें सफलता भी हासिल की। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसा वो कौन सा मोड़ आया था जिसने आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए प्रेरित किया। सो फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मुझे लगता है लाइफ में ना 90% लोग जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो काम वो करते हैं उसकी उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी होती। तो मैं भी बिरला स्कूल पिलानी पढ़ा, फिर राजस्थान के बाद में मैं बॉम्बे गया, और कोई सारी डिग्रियां लेने के बाद में जब मैं अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करा तो 16 साल उनके साथ काम करने के बाद लगा रही इसके लिए तो मैं बना ही नहीं था। एंड 10 सितंबर 2006 आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, डैड आई डोंट वांट टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बोले क्या करेगा? मैंने कहा बाबूजी मैं टीचर बनना चाहता हूँ। बोले तो मास्टर बनेगा? और मुझे घर से निकाल दिया। तो तब मेरे जेब में मात्र 100 रुपये थे और मैं दिल्ली आया और फिर मैंने अपना पढ़ाने का काम शुरू करा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कई लाख लोगों तक पहुँचने का मौका मिला, और इसी कार्यक्रम में कुछ कुछ करते रहे। शुरू में तो नहीं पता था कि मैं कैसा टीचर बनूंगा, कैसा स्पीकर बनूंगा, पर मुझे लगता था कि मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूँ सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, और मुझे लगा मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई वेंट टू दिस लाइन। आप समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में एक महान हस्ती बन गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके सफर में सबसे अहम योगदान किसका रहा? देखिए, समाज सेवा मुझे लगता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सेवा है ना, वो मानव सेवा है। तो जो मैंने आश्रम बनाया है वहाँ पे 70 बच्चे आज अडॉप्टेड हैं। तो मैं 3 साल का लड़का लड़की लेता हूँ, उनको 22 साल अपने पास रखता हूँ। अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से हमने देश को 3 डॉक्टर दिए हैं, CACS इंजीनियर्स तो बहुत सारे दिए। पर उनके साथ रह के मिलकर जब मैं सुबह जाता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे अलग खुशी देता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ, वो भी कहते नहीं वी वांट टू डू NGO, वी वांट टू गेट इनटू पीपल, वी वांट टू वर्क समथिंग। तो मैंने कहा तुम्हें किससे रोका है? और मुझे ये भी मानना है मैम कि अच्छे काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पर मुझे लगता है सबसे पहले भावना की ज़रूरत होती है। यदि आपके विचार अच्छे होंगे, आपको करने का कुछ जज्बा होगा, तो लोग अपने आप काम करें। और आप मानेंगे मैम, जब मैंने ये स्टार्ट किया बच्चों का, उस समय मेरे पास अपने खाने के पैसे नहीं थे, पर पता नहीं कैसे कारोबार बनता गया। आप एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और आप उसको आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने एक अलग क्षेत्र चुना। देखिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि गोयनका साहब लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, पर मैं कहता हूँ कि तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आपने देखा नहीं। ईश्वर की दया से मैं पैदा ही बड़े घर में हुआ, तो बचपन से सारे सुख देखे, बहुत कुछ अच्छा देखा। पर जब मैं जीवन के दूसरे पड़ाव में आया तो मुझे लगा नहीं यार, पैसे के अलावा बहुत कुछ है जो आपको चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि आज का यूथ आप देखें तो यूथ क्या करता है कि वो घर छोड़ता है, शहर में आता है या पढ़ाई करके आता है, फिर वो पैसे के पीछे लगता है। अच्छा स्टैब्लिश होते सोते वो 45 साल का हो जाता है, तब उसका मन करता है मैं अपने घर वालों को पैसे दूं, तब तक घर वाले नहीं रहते, फिर वो उनके चक्कर में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि लाइफ को बैलेंस करना ने कला है, और मुझे लगता है कि शायद यही काम करके मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मेरे स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, और जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ मुझे लगता है दैट रियली फैसिनेट्स मी मैम। आप वाव फैक्टर्स इंडिया कंपनी के निदेशक हैं। वाव फैक्टर्स इंडिया के बारे में हमें बताएं, और इसकी शुरुआत करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो जब 2006 में मैंने घर छोड़ा तो उसके बाद ही मैंने वाव फैक्टर्स बनाया, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाने लगा तो उन्होंने मेरी आइडेंटिटी पूछी
तो मेरा अपना नाम तो था ही भाई शंकर गोयनका, पर हर लोग कहते हैं आप किस कंपनी से, तो मुझे लगा है कंपनी बनानी चाहिए। तो फिर मुझे लगा मेरा उद्देश्य क्या है, तो मेरे को था कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना। इसका मतलब यू गो टू रेस्टोरेंट, यू ऑर्डर पिज्जा, यदि आपको पिज्जा पसंद है आप क्या कहते हैं, वाओ। तो मुझे लगा नहीं यार, मेरा काम है लोगों के जीवन में वाओ फैक्टर लाना, तो इसलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम वाओ फैक्टर रखा। और वाओ यानी WOW, और उसको यदि रिवर्स करोगे तो मॉम बनेगा। और मुझे लगता है दुनिया की जो सबसे बेहतरीन फीलिंग है वो आपकी माँ ही आपको दे सकती है। तो मैंने मेरी माँ को ध्यान में रख के दिखा, और मैं दुनिया में जब लीडरशिप के लोग बात करते हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि हम सब लोग जो लीडरशिप का पहला लेसन है ना, वो अपनी माँ से सीखते हैं। और दुनिया में माँ ही एक ऐसी है कि आप शाम को कितने भी बड़े हो जाएं, आप 70 साल की भी हो गए यदि आपकी मदर है, या आप 65 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, और यदि आप अपने घर जाते हैं तो माँ सबसे पहले पूछती है बेटा खाना खाया क्या? जो प्रेम की भावना सबसे पहले वो माँ से आती है। तो इसलिए मैंने मेरी कंपनी का नाम वाओ फैक्टर्स रखा। सर ये कंपनी क्या काम करती है वाओ फैक्टर्स इंडिया? ये सिर्फ प्योर पढ़ाने का और ट्रेनिंग का काम करती है। लोगों को शिक्षित करना। हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को अपग्रेड कैसे करें इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियरल पैटर्न, कि आप अच्छा कैसे बोलें, आप अच्छे रहें कैसे, आप अपनी बातों में कैसे परिवर्तन लाएं, आप बेटर कम्युनिकेशन कैसे करें, आप अच्छे लीडर कैसे बने, आप एक बेहतर इंसान कैसे बने, आप एक अच्छे पेरेंट कैसे बने, आप अच्छे कलीग कैसे बने, आप एक अच्छे स्पाउस कैसे बने। हम इसी ये पे काम बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना और इस तरीके की उनको शिक्षा देना, ये बहुत ज़रूरी है सर आजकल के टाइम। सो हम लोग इसके ऊपर बहुत, इट्स बीन 17 ईयर्स नाउ, तो ईश्वर खूब सुनता है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है। और देखिए इम्प्रूवमेंट का स्कोप है क्योंकि काफ़ी पढ़ना पड़ता है, सो आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, उसमें से निकालते हैं, फिर समाज के बीच में रहते हैं तो फिर पता लगता है क्या कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिनों जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मोबाइल का एडिक्शन है। तो बहुत सारे स्कूल मुझे कहने लगे कि सर मोबाइल कैसे छूटे, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। आजकल किसी भी बच्चे को पूछे, मैं अभी जम्मू पढ़ाने गया तो 7th 8th का बच्चा कहता है सर बहुत स्ट्रेस है। मैंने किस बात का स्ट्रेस है? तुम्हारे पास एप्पल के फ़ोन है जो कि मुझे लगता है कि महंगे फ़ोन है, सारे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड शूज़ है उनके, 20-20 हज़ार रुपये के जूते हैं, अच्छी गाड़ियों में आते हैं, तो मैंने कहा स्ट्रेस किस बात का है? मुझे लगता है स्ट्रेस तो हमारे ज़माने ने देखा, तो सोशल मीडिया के आने से बहुत कुछ बदलाव। तो आपने क्या करा, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कनेक्ट कर दिया और अपने लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया। सो इंटरनेट हैज़ कनेक्टेड द वर्ल्ड but has disconnected our relationship, and I feel this is a big disaster in our society. तो दिन भर जो डिलीट है ना मैम, तो जो डिलीट करते करते ना हमने शायद अपने संबंधों को डिलीट करना सीख लिया है। गोयनका जी, आपने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है जिनसे उन्हें जीवन में एक सही दिशा मिली है, तो आप कैसे लोगों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करते हैं? तो बेसिकली वी हैव अ ऑनलाइन टूल। तो मैं एक प्रोग्राम पे काम करता हूँ जिसका नाम है होल ब्रेन थिंकिंग, और मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर क्यूबस नीथलिंग। जब मैं पढ़ाने आए तो मैं उनकी मेंटरशिप में रहा, उनके यहाँ मैंने ट्रेनिंग ली, उसके यहाँ मैं मास्टर्स लिया, उनके यहाँ फिर मैं मास्टर ट्रेनर बना। तो ये जो रिसर्च है 1968 की है, जब डॉक्टर रॉजर स्पेरी थे, उन्होंने ह्यूमन ब्रेन को ऑपरेट किया और ये पाया हमारे ब्रेन के 2 भाग हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और उन्हें पाया कि राइट ब्रेन देखती है और लेफ्ट ब्रेन बोलती है। मीन्स आपको इसे पहली बार मिलते हैं या कई सालों बाद मिलते हैं, आप तुरंत बोलते हैं अरे राम कैसा है, अरे तू कैसी है, या रितु तू कैसी है। और कई बार आप किससे अचानक किसी कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट में मिलके बात करने लगते हैं, और क्या हाल है, घर में कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना, पर पीछे का ब्रेन का तरब्बा नाम तो याद दिला दे, इसका नाम तो याद दिला दे। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर को तो आइडेंटिफाई करा पर उसका नाम नहीं पहचान पाया। तो रिसर्च ये कहती है कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक दूसरे से एक दिन में 60,000 बार बात करती है, 60,000 टाइम्स, बट वी यूज ओनली 4% ऑफ ब्रेन एनर्जी एंड वी वेस्ट 96% ऑफ ब्रेन एनर्जी। इस रिसर्च को 1981 में नोबेल अवार्ड मिला। फिर डॉक्टर पॉल टॉरेंस थे उनके शिष्य, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डाला, और उनके जो शिष्य हैं डॉक्टर क्यूबस नीथिलिंग जो मेरे मेंटर और गाइड हैं, उन्होंने ब्रेन को 8 भाग में बांटा। तो बेसिकली हम एक टूल देते हैं जिससे आप एक ऑनलाइन टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपकी ब्रेन की रिपोर्ट आती है और उसके बेस के ऊपर हम आगे लोगों की काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो 4 से 9 साल हमारी सोच अलग होती है, 9 से 14 साल अलग होती है, 14 से 18 अलग होती है, और 18 से 20 तक की जो सोच है आपकी अलग होती है। तो बच्चे जो हैं इसी ट्रांजिशन में बढ़ते हैं।
तो रिसर्च ये कहती है कि आपके सोचने का तरीका से आपका व्यवहार पता लगता है। तो हम व्यवहार पे काम करते हैं, आपके बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, आपकी थिंकिंग पैटर्न पे काम करते हैं, आपके इमोशंस पे काम करते हैं कि आप सोचते कैसे हैं। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका रिजल्ट है। तो उसके बेस के ऊपर हम बच्चों को एग्जैक्टली बता सकते हैं उनको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। 12th के बच्चों को बता सकते हैं क्या करियर लेना चाहिए। बड़े लोगों को बता सकते हैं कि उनको जॉब कैसी करनी चाहिए, वो किस चीज़ में अच्छे हैं। क्योंकि आपने पढ़ाई फाइनेंस की करी और आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग का है, तो आप कभी उसको एंजॉय नहीं करेंगे। ये आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग का है और आपने बैक ऑफिस में बैठ के काम करा, यू नेवर एंजॉय। तो आवर जॉब इज टू कनेक्ट द डॉट्स। सर, लोगों को अपनी प्रोफेशनल, हेल्थ और पर्सनल लाइफ में जो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपकी राय में इन सब को एक साथ कैसे बैलेंस किया जा सकता है? सो देखिए, आपकी जो पर्सनल हेल्थ है उसका सारा जो बैकड्रॉप है ना, वो आपकी सोच से डिपेंड है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो कहते हैं हम 2 घंटे वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, स्टिल दे टू मच ऑफ स्ट्रेस। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जिंदा दिली से जीते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ अलग है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है। हम गलती ये करते हैं कि अपने घर की चिंताओं को ऑफिस लेके जाते हैं और ऑफिस के काम को घर लेके आते हैं। तो मुझे लगता है घर में घर जैसे रहिए और ऑफिस में ऑफिस जैसे रहिए। और पहले हम एक टॉपिक पढ़ाते थे वर्क लाइफ बैलेंस, कि वर्क को लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो मुझे लगता है अब काम के बिना कोई गति नहीं है। आप किसी भी पोजीशन पे हो, यदि आज मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, भले मेरी तनख्वाह कुछ भी हो, पर इफ माई बॉस कॉल्स मी अप 10 o'clock, कैन आई टेल हिम नहीं, अब ऑफिस बंद हो गया, कल बात करिए। सो नाउ इट इज द टाइम यू हैव टू लर्न हाउ टू अडॉप्ट एंड हाउ टू अडेप्ट इन एवरी गिवन सिचुएशन। आपको प्रेशर आप लेते हैं, कोई देता नहीं है जी। खुद पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करते हैं और उससे हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो समझो आपकी 10,000 तनख्वाह है तो उसका काम अलग है, किसी की 10 लाख तनख्वाह है तो उसको तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप मत तो इतना बड़ा यदि आपको नहीं है, आपके पास कोई जबरदस्ती तो नहीं करता है। आपका KPA बनता है, आपका KRA बनता है, आपका रोल्स बनते हैं, रिस्पॉन्स आप एक्सेप्ट करते हो, हाँ जी मैं करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे इसके बदले इतना पैसा चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा या बुरा आप खुद चूज करते हैं और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। मैंने एक जगह लिखा है कि जिंदगी में शिकायतें करना छोड़ दो, आधी उम्र तो यूं ही बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है दिन भर हम काम करने के बदले कंप्लेनिंग में ज़्यादा लगे हुए हैं। पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, कैबिन अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी कलीग अच्छी नहीं है, ठंड बहुत है, ठंड में ठंड की शिकायत करेंगे, गर्मी में गर्मी की शिकायत करेंगे। तो मुझे लगता है कि सारा ऊपर वाले ने जो है ना मैम एक पार्ट बनाया हुआ है, एंड आई फील वी शुड हैव एन एप्रिशिएशन। तो मैंने अभी रिसेंटली लिखा है लर्न टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। गोयनका जी, आपने फसलों पर छिड़काव के लिए एक खास ड्रोन बनाया है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ड्रोन भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी लाइफ की, कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ाता था और मैं इफ्को फर्टिलाइजर के साथ कई सालों से पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो उन्हीं दिन इनको नैनो यूरिया आया जो कि यूरिया का रिप्लेसमेंट था। तो जब मैं पढ़ाने गया, खेतों में जाता था, तब मुझे पता लगा कि 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी लगता है और एक आदमी को 3 से 4 घंटे जो है छिड़काव में लगते हैं। ये पता लगा कि 58,000 किसान सांप के काटने से मरता है और 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दवाई को सूंघते हैं। तो मैंने मंत्रालय को कहा कि जी इसका कुछ साधन होना चाहिए। तो बोले आप करिए। तो मेरे पास तो कोई था नहीं। तो मैं चूंकि IIT हैदराबाद चेन्नई पढ़ाता हूँ, उनको मैंने बच्चों से पूछा कि भाई इसमें कुछ हो सकता है। बोले हाँ साहब ड्रोन होता है, क्योंकि इजराइल वगैरह सब जगह तो ड्रोन चलता है। तो मैंने मंत्रालय कहा जी अच्छा जी आप इसके बारे में कुछ काम करिए। तो मैंने इन बच्चों को कहा कि वो ड्रोन लाए, हमने डेमो करा, डेमो बहुत अच्छा गया। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा जी बच्चों से बोलो काम करे, बच्चे चले गए जहाँ तो थीसिस एग्जाम है। सरकार ने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा। तो मैडम तब मेरे पास इफ्को की 22 लाख रुपए की फीस आई, जो मैं उनको पढ़ा रहा था उनकी फीस आई। उस 22 लाख रुपए में से मैंने घर से छुपकर 12 लाख रुपए के 2 ड्रोन खरीदे और मैंने स्प्रे के काम में लगाए। तो हमने पहला स्प्रे किया 2021 में 27 सितंबर को सवाई माधोपुर में। और फिर जो हमारे फर्टिलाइजर मंत्री थी मनसुख भाई मांडविया जी, उन्होंने कहा कि आप 1 अक्टूबर 2021 को
भावनगर उनका एरिया है गुजरात में, वहाँ पे स्प्रे करिए। जब हमने स्प्रे करा तो बहुत अच्छा गया, और 7 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने मेरे बारे में मन की बात में बात करी, एंड आई बिकेम नेशनल हीरो ऑन ड्रोन। दैट इज हाउ आई गॉट इनटू दिस टाइम। पीएम नरेंद्र मोदी हमारे जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आपका ये कदम बहुत सराहनीय है और वो आप काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपके इस कदम को। जी मैम। सर मैंने आपकी वीडियोस में देखा है इस बारे में, जब मैंने जाना तो जो ये ड्रोन है मजदूरों के कई घंटे के जो काम है उनको कम कर देता है। तो ड्रोन मैम क्या है कि जो 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी लगता है, ड्रोन से मात्र 10 लीटर लगता है, तो 90% पानी है। किसान कहता है कि पानी तो फ्री में, पर पानी फ्री है पर उसको लाने का खर्चा है, ले जाने का खर्चा है, तो आपका पानी बचा। एक आदमी को 4 घंटे लगते हैं, ड्रोन मात्र 5 मिनट में करता है। ड्रोन इक्वल तरीके से स्प्रे करता है, तो आपका पानी बचा, समय बचा, आपका आउटपुट बढ़ता है। ड्रोन से यदि छिड़काव करेंगे तो 8% से 15% आपकी फसल ज़्यादा आती है, तो आपका वो बचा। मेन बात है जितनी बड़ी फसलें, चाहे आप आम की हैं, चाहे गन्ने का है, या जो भी सरसों है, धान, इनमें क्या होता है जब फसल बड़ी हो जाती है 5 फीट से ऊपर, तो क्या होता है जंगल में वो सांप आ जाते हैं, क्योंकि धरती ठंडी होती है, सांप ऊपर आता है। तो स्नेक बाइटिंग इज़ अ बिग चैलेंज। हमारे देश में 10 लाख लोगों से ज़्यादा को सांप काटते हैं, और 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दवाई को सूंघते हैं। ड्रोन से 5 मिनट में 10 मिनट में छिड़काव हो गया, सारी मुश्किलों से तो ये मुश्किलें से बन जाता है। आपने जो ड्रोन बनाया है उसको पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सराहा है इस कदम को, और हमने जाना इसके बारे में, तो बहुत सराहनीय कदम है ये कृषि क्षेत्र में विकास। उनका ये कहना था कि ड्रोन के अलावा हम महिलाओं को सशक्त कैसे करें, तो उन्होंने ड्रोन दीदी बोलकर एक प्रोग्राम को लॉन्च करा। तो पिछले साल हमने 1094 ड्रोन बांटे। अब पीएम साहब का सपना है कि हम 15,000 ड्रोन बांटे। सो उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। आई एम श्योर इट वुड बिकम अ सुपर सक्सेस। और इसके जाने से एक महिला कम से कम महीने का लाख रुपए तक कमाने लगी है। सो मुझे लगता है टुडे इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिया। भारत में इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया भर में जहाँ इतना रिसेशन है, मेरे को लगता है हमारे यहाँ बहुत सारा प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, पर आपको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एवरीवन हु इज़ लिसनिंग टू मी, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप नज़रिए को बदल के देखें, आपको सब अच्छा दिखेगा। सर, आप आज के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर सोशल मीडिया के प्रभाव को किस नज़रिए से देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि सोशल मीडिया में इतनी सबको जल्दी है कि मुझे लगता है बिना किसी के आत्मा को छुए, बिना किसी के मन में क्या बीतेगी, उसका इमोशनल कितना डिसबैलेंस होगा, उसके बिना खबरें छप जाती हैं। तो मुझे लगता है वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन ऑल मेक मिस्टेक्स, बट मुझे लगता है हमें एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। तो मेरा निवेदन ये है मैम कि जो सोशल मीडिया आप यूज़ करिए, बड़ी दी उसके अंदर किसी के बारे में आप लिख रहे हैं या उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आई फील दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। हमें किसने कहा तू बहुत अच्छा लग रहा है, बोले अच्छा, किसने कहा नहीं आज क्या बात है, तू अच्छी नहीं लग रही है, वो 1 सेकेंड में आप अप एंड डाउन हो जाते हैं। सो मुझे लगता है यू नीड टू बी सेंसिटिव। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे सबके अंदर मन है, एक दिल है, तो इसके लिए हमें किसी को कोई बात बोलने से पहले सोचना चाहिए, किसी के बारे में लिखने से पहले सोचना चाहिए, और मुझे लगता है वी शुड बी सेंसिटिव अबाउट पीपल अराउंड अस। मुझे ये भी लगता है ये काम कब होगा मैम, कि जब आप ये सोचे कि यार कल दिन मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे पर क्या रिएक्शन होगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं गरीबी के दौर से गुजर रहा था तो मैं बस में ट्रैवल करता था, क्योंकि पहले कभी बस में नहीं मौका मिला। पर जब मैं बस में ट्रैवल करता था तो जब भी मैं किसी एजेड लेडी को देखता था, मैं टक से खड़ा होकर उनको सीट देता था। तो समझो मेरी माँ को पता लगा, तो मेरी वाइफ ने उन्हें कहा कि देखो शंकर, ये जो है ये तो हरदम ऐसे ही करते हैं। तो मेरी माँ ने पूछा था ऐसा क्यों करता है, तो मैंने कहा माँ, न जाने किस दिन ऐसा कोई मौका है कि तुझे ट्रैवल करना पड़े, तो तू खड़ी रहेगी, कैसे अच्छा लगेगा। तो मैं उस भावना से ये काम करता हूँ। एंड आई सी दैट फिलॉसफी इन एवरीवेयर। मुझे लगता है जब मैं पढ़ाने के लिए किसी मंच पे जाता हूँ या मैं खड़ा होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा ऑडियंस जो मुझे सुन रहा है उसको मैं पूरा कैसे दे सकूँ, उसके समय की कीमत कैसे हो, जो मुझे फीस पे करते हैं,
he should get value for money. And I feel that is what is very important. अगर तमाम लोगों की ऐसी ही सोच हो जाए तो बदलाव समाज में होना बिल्कुल तय है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ खबर पता चली उसको वायरल करने में वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब पता उसकी सच नहीं बल्कि उसको सॉल्व करने की जगह लोग उसको बढ़ाने के लिए, उसको वायरल करने के पीछे आज भाग रहे सोशल मीडिया के। तो उसका नतीजा देखिए कितने सुसाइड्स हो रहे हैं। बहुत सारे। मैं कोटा गया, कोटा में देखिए क्या हालत हो गई है। कोटा की नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से आप देखिए कोटा का एजुकेशन सिस्टम कितना बदल गया, कितने गेस्ट हाउस खाली हो गए, बच्चे लोगों को सही नहीं मिल रहा है। तो नेगेटिव मीडिया जो है या नेगेटिव बातें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है बजाय पॉजिटिव के। गोयनका जी, आप हमारे दर्शकों को आखिर में एक खास मैसेज दीजिए। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है और आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं? मेरा मानना है कि खुशियाँ तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। सफलता की एक ही कुंजी है कि पहले खुद खुश होना सीखिए। मुझे लगता है कि जो कुछ हमें ऊपर वाले ने दिया है वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। आज हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, हम देख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, हम खा पी सकते हैं, हम चल सकते हैं, फिर किस बात की तकलीफ़ है? तकलीफ़ उसको पूछिए जिसके हाथ नहीं है, तकलीफ़ उसको पूछिए जिसके आँख नहीं है, तकलीफ़ उसको पूछिए कि एम्बुलेंस है और एक ट्रैफिक लाइट पर रुक गई है और वो 64 सेकंड के लिए बंद है, उसके लिए वो जो 64 सेकंड है वो 64 डेज़ के लिए बराबर है। उनसे तकलीफ़ पूछिए जिसका आज वेंटिलेटर उतरने वाला है। मुझे लगता है ईश्वर ने जो भी हमें 60-70 साल दिए ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसको नेगेटिव होकर, एक दूसरे की बुराई कर कर, एक दूसरे का छीना झपटी न कर कर हम कैसे लाइफ में लोगों को वैल्यू कर सकते हैं, मेरे को लगता है मैम वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे मेंटोर से मैंने एक ही बात सीखी जो मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल अपोजिट टू यू। आपको पता ही नहीं लगता है कि जाने अनजाने में आपने किसके जीवन को क्या तो मोटिवेट किया या उसके जीवन को बर्बाद किया। सो टू ऑल माय ऑडियंस, आप में एक अलग प्रतिभा है, आप में एक अलग विश्वास है। ईश्वर ने आप सबको एक अलग हुनर दिया है, उसका आप इस्तेमाल करिए और एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि हुनर तो हम सब में है, किसी का छुप जाता है और किसी का छप जाता है। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल। गोयनका जी, आपके अनुभव और कीमती समय देने के लिए एनबीसी भारत पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आज रूबरू का यह एपिसोड हम सभी के लिए बेहद प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक रहा। डॉक्टर शंकर गोयनका जी ने न केवल अपनी जीवन यात्रा को हमारे साथ साझा किया, बल्कि उनके अनुभवों और विचारों ने हमें आत्मविश्वास, सफलता और व्यक्तिगत विकास के महत्व को और अधिक समझने का अवसर भी दिया। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से हमारे दर्शकों को भी प्रेरणा जरूर मिली होगी और वो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उत्साहित होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, रूबरू में एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।